जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? जय हिंद। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं जहां पे कल से ख़त्म किया था। और कल हम बात कर रहे थे बुद्धिज़्म की, या मैं यूं बात करूँ तो कल हम बात कर रहे थे रिलीजियस मूवमेंट्स की। रिलीजियस मूवमेंट्स के कॉजेज़ की हमने बात करी थी कि क्यों लेटर वैदिक पीरियड के बाद में रिलीजियस मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी, और उसके ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। करप्शन इन द ओरिजिनलिटी ऑफ वैदिक रिलीजन, रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम, distancing of common people from Sanskrit, economic rise of lower varnas, and later Vedic religion becoming economically burdensome. इन सारे पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट आप दोबारा समझना चाहते हैं तो प्लीज लिख के बताइए, हम उस पॉइंट को दोबारा एड्रेस करेंगे। इनमें से कोई सा भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया था तो प्लीज, मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं और आप बताइए मुझे अगर उस पॉइंट को दोबारा एड्रेस करना हो तो। टाइगर दल भी आप पूछ रहे हो पर्दा सिस्टम क्या था? ये पर्दा सिस्टम था, एंशिएंट इंडिया में नहीं था पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम मिडाइवल इंडिया के अंदर आया था, जिसमें कि फीमेल्स को व्हील के अंदर रखते थे, घूंघट या पर्दा या बुरखा इस तरह की चीज़ों के अंदर रखते थे, उसको पर्दा सिस्टम बोलते थे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। फिफ्थ पॉइंट, लेटर वैदिक रिलीजन बिकमिंग इकोनॉमिकली बर्डनसम। देखिए, लेटर वैदिक रिलीजन को हम इकोनॉमिकली बर्डनसम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि लेटर वैदिक रिलीजन के अंदर बहुत सारे यज्ञ होते हैं, चाहे वो लघु यज्ञ हो या महायज्ञ हो। अब इन लघु या महायज्ञों के अंदर बहुत सारी दान दक्षिणा दी जाती थी, ये बहुत लंबे लंबे वक्त तक चलते थे, तो ये पैसा बहुत ज्यादा लगता था। पैसा तो नहीं था उस वक्त, मतलब करेंसी नहीं हुआ करती थी, पर वेल्थ दूसरे फॉर्म्स में जो है वेल्थ बहुत ज्यादा जाया होती थी, बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी। क्यों देनी पड़ती थी? किसी रिलीजियस रिचुअल को पूरा करने के लिए देनी पड़ती थी। और इसीलिए इस रिलीजन को फॉलो करने के प्रोसेस में लोगों की जेब खाली हो जाया करती थी। इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि लेटर वैदिक रिलीजन बिकमिंग इकोनॉमिकली बर्डनसम, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बर्डनसम हो गया था। तो ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम सबसे पहले रिलीजियस मूवमेंट में बात करेंगे बुद्धिज्म की। देखो, ऐसा है कि रिलीजियस मूवमेंट्स तो होने थे, लेकिन रिलीजियस मूवमेंट्स को इनिशिएट करने के लिए कोई एक एक्शन जरूरी था, कोई एक लीडर जरूरी था। तो ये जो लीडर थे ये गौतम बुद्ध बन के राइज हुए, और ये एक्शन जो था ये बुद्धिज्म के फॉर्म में दिखाई देता है। वेद की रचना किसने करी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो, वेदों के बारे में एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूं इसको। दरअसल वेदों को कहा जाता है श्रुत ज्ञान, है ना। वेदों को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत ज्ञान क्यों कहा जाता है वेदों को? वेदों को श्रुत ज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है वेदों के अकॉर्डिंग कि वेद जो थी वो देवताओं की वाणी थी। वेदों में जो कुछ भी लिखा है वो देवताओं ने सजेस्ट किया है, वो देवताओं ने रेकमेंड किया है, और देवताओं की कही गई उन बातों को कुछ इंसानों ने कंपाइल कर लिया है। तो इसीलिए जो वेद है ना, वेदों की जो रचना है वो की तो बहुत सारे सेजेस ने, बहुत सारे अलग अलग सेजेस हैं जिन्होंने मिलके इनके हाइम्स को, इनके सूक्तों को कंपाइल किया है। लेकिन वेद डिवाइन नॉलेज है, ये दैवीय ज्ञान है, देवताओं से प्राप्त हुआ अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म की। तो मैं ये बोल रहा था कि यार रिलीजियस मूवमेंट तो होने थे, लेकिन इन रिलीजियस मूवमेंट को करने के लिए कोई इनिशिएटर की जरूरत थी, कोई नए एक्शन की जरूरत थी। उसके बाद ही लोग उसको फॉलो करते, और उसको फॉलो करने के प्रोसेस में ही मूवमेंट होता। तो इसकी शुरुआत होती बुद्धिज्म से। अभी जो बुद्धिज्म से शुरुआत होती है रिलीजियस मूवमेंट की, तो इसमें हम सबसे पहले लॉर्ड बुद्ध या गौतम बुद्ध की
कहानी को एड्रेस करेंगे। अभी जो मैं कहानी आपको बताऊंगा, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं खुद लिख दूंगा यहां पे। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनो और याद रखो लॉर्ड बुद्ध की कहानी क्या थी, कैसे चीजें लॉर्ड बुद्ध की लाइफ में आगे बढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज, लॉर्ड बुद्ध का बर्थ, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका जो नाम था ओरिजिनली वो था सिद्धार्थ। उनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। और उनके फादर कौन थे? तो हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधन। इनके फादर किंग शुद्धोधन थे और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था जब ये पैदा हुए थे। इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर थी, देखिए इनकी दो मदर थी, एक जिन्होंने इनको जन्म दिया यानी कि बायोलॉजिकल मदर, और एक जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। तो जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी उनका नाम था महामाया। ये इनकी मदर का, बायोलॉजिकल मदर का नाम था। और वो जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे उसके कुछ ही वक्त बाद इनकी मदर की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो इनकी मौसी यानी महामाया की जो सिस्टर थी उनसे मैरिज किया था किंग शुद्धोधन ने। तो फिर इनकी जो मदर बन गई थी जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था वो बन गई थी गौतमी। इनको महाप्रजापति गौतमी भी कहा जाता है, लेकिन सिंपली गौतमी के नाम से भी वो जानी जाती हैं। तो ये इनकी मदर थी जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, ये इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, ये इनके फादर थे और ये इनका बचपन का नाम था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु प्रेजेंट डे नेपाल। एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया, इनका जन्म कपिलवस्तु में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी ये एक बड़ा इलाका था लुम्बिनी का, उस वक्त बहुत घना जंगल हुआ करता था। तो ये इसका कुछ हिस्सा प्रेजेंट डे इंडिया में भी है, कुछ हिस्सा प्रेजेंट डे नेपाल में भी है। लेकिन जहां पे इनका जन्म हुआ था, एक साल के पेड़ के नीचे इनकी मदर महामाया ने इनको जन्म दिया था। तो वो जगह प्रेजेंट डे नेपाल में, वो जगह प्रेजेंट डे नेपाल में आइडेंटिफाई की जाती है। और इनके फादर रूलर थे, इनके फादर क्षत्रिय थे, एक रूलर थे। और इनके फादर का जो क्लैन था यानी कि वंश, क्योंकि सिद्धार्थ का भी वंश था, वो था शाक्य। शाक्य, ही बिलोंग्ड टू दिस शाक्य क्षत्रिय क्लैन। ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। तो ये इनका क्लैन था, ये इनका बर्थ प्लेस था, ये दोनों इनकी मदर्स थी, ये फादर थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वो जगह जहां पे इनके फादर रूल करते थे, है ना, जो कि इनका घर था, जहां पे इनका पूरा अपब्रिंगिंग हुआ, तो वो घर था कपिलवस्तु। ये भी प्रेजेंट डे नेपाल के अंदर ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इनका ज्यादातर जो अपब्रिंगिंग, जन्म वगैरह था सब प्रेजेंट डे नेपाल, लेकिन बहुत डीप नेपाल में नहीं, आज के भारत के बहुत नजदीक था। तो ये तो रही इनकी शुरुआती बातें कि सिद्धार्थ इनका नाम था और इनके पेरेंट्स और इनका क्षत्रिय क्लैन और इनकी जन्म की जगह और इनका जहां पे होम था, जहां इनका घर हुआ करता था। क्लैन का मतलब होता है वंश। जो आपका वंश होता है, जो आपका फैमिली होता है, फैमिली नेम होता है, उसको क्लैन या वंश कहा जाता है। तो इनका वंश शाक्य था, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। खैर, अब इनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी की हम डिस्कस करते हैं। जब इनकी मदर महामाया प्रेग्नेंट थी, उस वक्त एक बार की बात है, महामाया को एक ड्रीम, एक सपना आता है। सपने में क्या आता है? सपने में यह आता है कि एक सफेद हाथी, एक सफेद नर हाथी, जिसको हम बुल एलिफेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक वाइट बुल एलिफेंट जिसके बड़े बड़े टस्क थे यानी कि बड़े बड़े दांत थे, वो अपनी सूंड में कमल का फूल, लोटस
कमल का फूल लेकर महामाया की तरफ बढ़ता है। ऐसा महामाया ड्रीम कर रही थी रात को जब वो सो रही थी, जब वो प्रेग्नेंट थी। और वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के उनकी बॉडी के राइट साइड से उनको स्ट्राइक करता है, और उनकी बॉडी के राइट साइड से स्ट्राइक करके वो हाथी अंदर चला जाता है उनकी बॉडी के। इतना बड़ा हाथी उनके अंदर कैसे चला जाता है? तो बट वो ड्रीम था, है ना। तो ये जो ड्रीम था, तो वो उठ जाती, वो उठ के घबरा जाती कि यार ये क्या हो गया, ये कैसा सपना था, ये अच्छा सपना था या ये बुरा सपना था। तो इनकी जो बॉर्न डेट है वेंकी इनकी जो बॉर्न डेट, इनका बर्थ डे जो है वो वैशाख महीने की पूर्णिमा को आता है। इतना याद रख लो आप बस, है ना। कोई उसकी डेट तो नहीं आएगी क्योंकि अलग अलग डेट्स आती है हमेशा, लेकिन जो तिथि के हिसाब से हम बोलते हैं वैशाख महीने की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। अब इनकी मदर को जो ड्रीम आता है तो वो उनके हस्बैंड से उसको डिस्कस करती हैं, यानी कि शुद्धोधन, किंग शुद्धोधन से उसको डिस्कस करती हैं। और शुद्धोधन अगले दिन सुबह सभा बुलाते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी ना, राजाओं की सभा होती थी। सभाओं में बहुत सारे स्कॉलर्स को, विद्वानों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा ड्रीम आया था उनको कि एक सफेद हाथी, सफेद नर हाथी सूंड में कमल का फूल लेकर उनकी बॉडी के राइट साइड से स्ट्राइक करके घुस गया उनके अंदर। ये फैक्ट कैसे पता चला कि उनका जन्म इस दिन हुआ था? बुद्धिस्ट लिटरेचर से। हमको लॉर्ड बुद्ध के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे ना आज, या जो भी आप पढ़ोगे या जो भी किताबों में लिखा हुआ है, इसका एक ही सोर्स है, वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, है ना। तो ठीक है, अब बात आती है कि वो ड्रीम होता है और वो ड्रीम को डिस्कस करते हैं। वो ड्रीम को डिस्कस करने के बाद में सारे स्कॉलर्स एंड में एक कंक्लूजन निकालते हैं। सारे स्कॉलर्स ये कंक्लूड करते हैं कि या तो सबसे पहली चीज कंक्लूजन निकलती है कि लड़का ही पैदा होगा। दूसरी चीज कंक्लूजन में निकलती है कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा कॉन्करर बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे बड़े इलाके को कॉन्कर करेगा, या फिर ये एक महान सन्यासी बनेगा, एक ग्रेट एसेटिक बनेगा। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आते हैं यहां पे। अब महामाया जब डिलीवरी का वक्त आता है बच्चे का, तो महामाया अपने मायके चली जाती है। जैसा कि क्षत्रियों में ट्रेडिशन हुआ करता था कि लेडी हमेशा बच्चे को जन्म देती थी मायके में जाके, तो ये भी जा रही होती, लेकिन रास्ते में ही जो लुम्बिनी की जंगलों का इलाका था वहां पे उनको लेबर पेन होता है। और उसके बाद वहीं पर उनके साथ और भी उनके बहुत सारे सेवक थे, सैनिक थे, वो लोग सब वहीं रुकते हैं, वहीं अपना कैंप लगाते हैं। और वहीं पर, जैसे कि मैंने बोला, उस जंगल में एक साल के पेड़ के नीचे ये उस बच्चे को जन्म देती हैं। अब जब ये जन्म देती हैं उस बच्चे को, तो ऐसा माना जाता है, अलग अलग लिटरेचर्स में थोड़ा अलग अलग टाइम लिखा हुआ, कुछ कहते हैं कि इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती, कुछ कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती, बट ये इन्फेंट ही था। ये सिद्धार्थ उस वक्त इन्फेंट, एक नवजात शिशु ही थे जब इनकी मदर की डेथ हो जाती। तो जितने भी इनके सेवक थे, जितने भी इनके सोल्जर्स थे, वो इस बच्चे को लेकर वापस कपिलवस्तु आ जाते हैं। वहां पर क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसको इमीडिएटली केयरिंग के लिए एक मदर की ज़रूरत थी, तो इनके फादर को एक और मैरिज करना पड़ा, और वो मैरिज उन्होंने गौतमी से किया, और गौतमी ने इनको अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में शुद्धोधन ने उस ड्रीम के कंक्लूजन को भूला नहीं था। शुद्धोधन को अभी भी याद था कि या तो ये लड़का एक महान सन्यासी बनेगा, या फिर ये लड़का एक क्या बनेगा, या फिर एक लड़का बनेगा एक बड़ा कॉन्करर। अब बीइंग अ क्षत्रिय, शुद्धोधन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सन्यासी बने। कौन चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बन जाए? अब ऐसी कंडीशन में शुद्धोधन ने क्या किया? शुद्धोधन ने इस बच्चे को ऐसी अपब्रिंगिंग देनी शुरू करी, एक ऐसी अपब्रिंगिंग देनी शुरू करी जिससे कि वो सन्यास की तरफ ना जाए। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई सन्यास की तरफ कब जाएगा? कोई भी इंसान एसेटिक कब होगा? सोचो, कोई भी एसेटिक कब होगा? सन्यासी कोई तब बनता जब उसको दुख होता है, वो निराश हो जाता है इस संसार से, तब वो एसेटिक बन जाता है। इसीलिए शुद्धोधन ने यह तय किया कि वो इस बच्चे के आसपास निराशा को कभी आने ही नहीं देंगे, और इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को
तमाम लग्जरी देना शुरू करी। वो सारी लग्जरी जो एक राजकुमार को मिल सकती थी वो सब कुछ इन्होंने उन्हें दिया। अच्छा, सिद्धार्थ की एक बात थी, बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर थे और बहुत क्विक लर्नर थे। कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते थे, जैसे आप लोग हो ना क्विक लर्नर्स, वैसे वो भी थे और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते थे किसी भी चीज का। ये क्वालिटी उनके अंदर बचपन से ही थी। अब क्या होता है कि इनको बहुत ज्यादा लग्जरी दी जाती है। जब भी ये टाउन में घूमने जाते थे, जब भी ये नगर में घूमने जाते थे पैलेस से निकलने के बाद में, तो शुद्धोधन ये इंश्योर करते थे कि नगर में सब कुछ अच्छा दिखे, कहीं से कुछ ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए, कहीं से ऐसा कोई साइट नहीं दिखना चाहिए जिससे निराशा झलक रही हो। तो एक फिल्म की सेट की तरह नगर को तैयार करते थे जब सिद्धार्थ को भ्रमण के लिए, घुमाने के लिए ले जाया करते थे। अब इस तरह से चीजें चलती रही। सिद्धार्थ पैम्परिंग में बड़े होते गए, उनको सारी लग्जरी मिलती गई। अब ऐसे करते करते वो एक ऐसा वक्त भी आया जब वो 16 साल के हो गए। 16 साल की उम्र तक आते आते उनका विवाह कर दिया गया, जबकि हम देख चुके हैं कि पहले इतनी जल्दी विवाह नहीं होता था, लेकिन इनका विवाह 16 साल की एज में, 16 ईयर्स की एज में कर दिया गया यशोधरा नाम की राजकुमारी से। तो इनकी वाइफ भी थी, है ना, तो ये वाइफ जो थी इनका भी नाम याद रख लेना, यशोधरा। और इन्हीं यशोधरा से इनको एक बेटा भी हुआ था और उस बेटे का नाम था, सभी जानते उस बेटे का नाम, तो ये राहुल उनके बेटे का नाम था। तो इस तरह से इनका एक पूरा बढ़िया फैमिली बन गया था। अच्छा, सिद्धार्थ बहुत अच्छे आर्चर थे। इन्होंने जो, इनकी जो शादी हुई थी यशोधरा से, स्वयंवर हुआ था यशोधरा का, तो स्वयंवर में सिद्धार्थ भी गए थे और सिद्धार्थ ने अपनी आर्चरी स्किल से यशोधरा को इम्प्रेस किया था और फिर उनसे उनकी शादी हुई थी। तो इनका सब कुछ बहुत बढ़िया सेट था मामला। इनकी कई कॉन्क्यूबाइंस भी थी, मतलब इनकी शादी तो हो गई थी एक, उसके अलावा इनकी कई कॉन्क्यूबाइंस भी थी। अच्छा खाना, अच्छा पीना, कॉन्क्यूबाइंस, वाइफ, बेटा, और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी लग्जरी में। ये वो पॉइंट था जब शुद्धोधन को लगा था कि अब ये सन्यासी नहीं बनेगा, क्योंकि ये लग्जरी में बहुत गहरा डूब चुका है और इतनी लग्जरी को अब ये छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए शुद्धोधन के जो गार्ड्स थे उसने लोअर कर दिए। शुद्धोधन जो था उसकी सावधानी धीरे धीरे खत्म होती गई। शुरू में शुद्धोधन बहुत अवेयर होते थे इस बात को लेके कि अरे सन्यास की तरफ ना चला जाए। शुद्धोधन के लिए ये बात चलेगी, शुद्धोधन को ये बात चलती कि ये बड़ा कॉन्करर ना बने, लेकिन शुद्धोधन के लिए ये जरूरी था कि ये सन्यासी ना बने, बस कुछ भी हो जाए। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ जो होते हैं 28 साल के हो चुके होते हैं। 28 ईयर्स की एज में एक बार शुद्धोधन नगर से बाहर जाते हैं किसी काम से, टाउन से बाहर जाते हैं और सिद्धार्थ के ऊपर निगरानी रखने वाला कोई नहीं था। सिद्धार्थ के पास वैसे तो कोई कमी थी ही नहीं, वो सारी फैसिलिटीज और लग्जरीज उनको यूं ही अवेलेबल थी। लेकिन सिद्धार्थ को एक बात अलाउड नहीं थी अभी तक, वो ये थी कि वो खुद नगर भ्रमण नहीं कर सकते थे, उनको जाने नहीं दिया जाता था। वो फादर की निगरानी में ही टाउन में विजिट करने जाते थे। लेकिन पहली बार सिद्धार्थ को यह लगा कि मुझे नगर भ्रमण करने जाना चाहिए, तो सिद्धार्थ नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी डिजायर बताते हैं अपने चैरियटियर को। तो इनका एक चैरियटियर था जो राजी हो जाता है इनको टाउन में घुमाने के लिए। तो इनका जो चैरियटियर था, उस चैरियटियर का नाम भी याद रख लेना, उस चैरियटियर का नाम था चन्ना। और जो घोड़ा इनके रथ में बंधता है उस घोड़े को कहते थे कंथक। ये सारे नाम इनकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत जरूरी नाम है। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में इन नामों का बहुत ज्यादा जिक्र है, तो ये नाम याद रख लेना। तो एक कंथक नाम का घोड़ा अपने रथ में लगा के चैरियटियर चन्ना को बैठा के रथ से नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, टाउन विजिट करने के लिए जाते हैं। और जब ये टाउन विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर इनको 4 साइट्स, 4 दृश्य दिखाई देते हैं।
और ये चार साइट्स और ये चार साइट्स इनकी लाइफ को बदल देते हैं। वो चार साइट्स क्या थे? तो वो जो फोर साइट्स थे, सबसे पहला साइट था एन ओल्ड मैन, दूसरा साइट था एन इल मैन, बीमार आदमी, तीसरा साइट था अ डेड बॉडी, और चौथा साइट था एन एसेटिक। एसेटिक मतलब सन्यासी। तो ये चार दृश्य ये देखते हैं और ये चार दृश्य इनकी लाइफ बदल देते हैं। अब ये चारों दृश्य क्या इंपैक्ट करते हैं इनके ऊपर? सबसे पहला, जब वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बहुत बूढ़ा था, उसके बुढ़ापे के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, दरअसल वो सड़क पार कर रहा था दरअसल वो सड़क पार कर रहा था और सड़क पार करते हुए उसको बहुत टाइम लग रहा था। तो सिद्धार्थ के मन में क्यूरियोसिटी आई। सिद्धार्थ ने बोला इसको इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो चन्ना ने उसको समझाया कि एक्चुअली ये बहुत बूढ़ा हो गया है और इसीलिए इसकी बॉडी इतनी वीक हो गई कि ठीक से सड़क भी नहीं पार कर पा रहा है। तो सिद्धार्थ के मन में क्यूरियोसिटी आई कि क्या ये बुढ़ापा मुझे भी आ सकता है? तो चन्ना ने कहा बिल्कुल आ सकता है, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो सिद्धार्थ को बहुत बुरी लगी ये बात। वो घबरा गए कि यार मैं भी किसी दिन इतना ही वीक हो जाऊंगा। उन्होंने बोला आगे बढ़ो। जब वो आगे बढ़े तो उनको दूसरा साइड दिखाई दिया, एक बीमार आदमी जिसको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जो कॉन्टेजियस थी, संक्रामक थी। तो उसको घर से दूर आइसोलेशन में रखा हुआ था एंड ही वॉज इन सीवियर पेन, उसको बहुत तकलीफ थी। तो सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि ये आदमी आइसोलेटेड क्यों है और इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? तो चन्ना ने इनको समझाया कि ये बीमार पड़ चुका है, इसको रोग हो गया है कोई, जिसकी वजह से इसको दूर भी रखा हुआ है और ये परेशान भी है। सिद्धार्थ ने बोला कि क्या इस तरह का रोग मुझे भी हो सकता है? तो चन्ना ने कहा बिल्कुल हो सकता है, रोग तो किसी को भी हो सकता है। तो सिद्धार्थ और घबरा गए। सिद्धार्थ ने बोला नहीं यहां मत रुको, आगे बढ़ो। सिद्धार्थ को बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ ने बोला मेरे साथ भी ये बुरा हो सकता है। तीसरा उनको दिखा एक डेड बॉडी का प्रोसेशन, यानी कि शव यात्रा। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये क्या है? तो चन्ना ने उनको कहा कि एक इंसान की मृत्यु हो गई है और उसके बाद उसका प्रोसेशन निकल रहा है, उसको ले जा रहे हैं कहीं जलाने दफनाने के लिए। तो सिद्धार्थ का ये क्वेश्चन था कि क्या ये मृत्यु जो आप बता रहे हो कि इसकी डेथ हो गई है, मेरी भी डेथ होगी क्या? तो चन्ना ने कहा कि अवश्य होगी, चाहे आप ओल्ड हो या ना हो, चाहे आप इल हो या ना हो, या दोनों में से किसी एक वजह से ये तो जरूर होगा। तो सिद्धार्थ और ज्यादा दुखी हो गए, सिद्धार्थ परेशान हो गए कि क्या मतलब लाइफ को इतना रिजॉइस करने से, इतना खुशी से जीने से, जबकि एक दिन मरना ही है। तो सिद्धार्थ का इस पॉइंट तक आते आते मोरल पूरी तरह से शैटर हो गया था, पूरी तरह से वो अंदर से टूट गए थे। उनको लगने लगा था कि जो लाइफ है, जो हम जी ही क्यों रहे हैं, जब इस लाइफ में या तो हम बीमार पड़ जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे और अंत में मर जाएंगे, तो इतना हम खुशी से लाइफ को क्यों जी रहे हैं? और वो बहुत उदास हो गए। और उदास होते होते, अच्छा ये एक बात आती है यहाँ पे कि क्या इनको इतना भी नहीं पता था कि डेथ होती? एक इंसान जो 28 साल का हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका बेटा भी है, वो एक राजकुमार है, वो एक अच्छा आर्चर है, क्या उसको ये बात कभी पता नहीं होगी कि डेथ क्या होती? क्या उसने कभी डेथ नहीं सुना होगा, देखा नहीं होगा? बट क्या है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे हमको थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन ये करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिद्धार्थ को मृत्यु के बारे में ना पता हो। मृत्यु के बारे में उनको जरूर पता होगा, लेकिन उसका रियलाइजेशन उनको पहली बार यहां पर हो रहा था। ये सब कुछ जब वो अपनी आंखों से देख रहे थे, कॉमन लोगों की गति देख रहे थे, आम इंसानों को परेशान होता हुआ देख रहे थे, तो उनको वो दुख जो है ना खुद फील हुआ, तो वो रियलाइजेशन हुआ, है ना। पता होना और रियलाइजेशन होना, इसमें बहुत फर्क होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं आपको, आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी है। जब आप स्कूल में थे तो जब आपके सेशंस शुरू होते थे तभी से आपको पता होता था कि आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई करने का रियलाइजेशन कब होता था? पढ़ाई करने का रियलाइजेशन तब होता था जब फाइनल एग्जाम्स पास आ जाते थे। तब आप बैठते थे कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना।
तो ये डिफरेंस होता है रियलाइजेशन में और पता होने में। हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन हम जब तक उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक हमको वो रियलाइज़ नहीं होती। तो सिद्धार्थ ने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था कि एक डेड बॉडी का प्रोसेशन निकल रहा है, किस तरह लोग रो रहे हैं, वो जा रहा है दुनिया से। सिद्धार्थ को इस तरह की जगहों पर जाने नहीं दिया जाता था। तो सिद्धार्थ ने पहली बार उस चीज़ की क्रिटिकलिटी को समझा। तो यहाँ पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं मानेंगे हम कि उनको पता ही नहीं था मृत्यु के बारे में, लेकिन उनको एहसास हुआ कि मृत्यु क्या बदलाव ला सकती है, क्या चेंज लाती है। मृत्यु एक इंसान का एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है। ये रियलाइजेशन जब उनको हुआ तब उनको ये लगा कि हम इतना रिजॉइस क्यों करते हैं। अब यहां पे उन्होंने चन्ना को कहा कि अब मुझे नगर भ्रमण और नहीं करना, अब आप रथ को वापस पलटाओ और हम घर चलेंगे। वो अंदर से बहुत रेस्टलेस हो गए थे, उनके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि जब हमें एक दिन मरना ही है, मुझे भी मरना ही है एक दिन, तो मैं अपनी लाइफ को इतना रिजॉइस क्यों कर रहा हूं। लौटते वक्त उनको चौथा दृश्य दिखाई दिया, एक सन्यासी। सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए। सबसे पहली बात तो सन्यासी को देखकर उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि उन्होंने उस इंसान को, सन्यासी को देखा था एकदम शांत भाव से। अब तक उन्होंने नगर में जितने भी लोग देखे थे, या तो कोई बहुत दुखी था, या कोई बहुत खुश था, या तो कोई बहुत जल्दी में था, या किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। लेकिन पहली बार उन्होंने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसको देख के उनको अच्छा लगा, जिसके मन की शांति उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। और वो साइट देख के सिद्धार्थ को ये पहला साइट था जो सिद्धार्थ को कंफर्ट देता है, जो सिद्धार्थ के लिए कंफर्टेबल होता है। तो सिद्धार्थ इसके बारे में और जानना चाहते थे। वो चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये कौन है? सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, ये कौन है जो इतने शांत भाव से जा रहा है, ऐसा जैसे किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चन्ना ने उनको कहा कि ये सन्यासी है, ये एक एसेटिक है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, ये हाउस होल्ड लाइफ को छोड़ चुका है। अब न दुख इसको दुखी करता है, न सुख इसे खुशी देता है, ये हमेशा एक जैसा स्थिर भाव लेकर ही जीते। तो सिद्धार्थ के मन में इस वक्त सबसे ज्यादा रेस्टलेसनेस थी, और सिद्धार्थ ने जो इसको देखा था इसके अंदर बिल्कुल रेस्टलेसनेस नहीं थी। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे अपने मन की रेस्टलेसनेस को खत्म करना है, अशांति को खत्म करना है, और जैसी शांति मैंने इसके अंदर देखी है ना, मुझे वैसी शांति को दोबारा, वैसी शांति हासिल करना है। तो अब क्या होता है कि सिद्धार्थ आते हैं और घर में आके बोलते हैं कि मैं एसेटिक बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। अब शुद्धोधन को जब ये बात पता चलती तो वो बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि यार यही तो था जो मैं नहीं चाहता था, यही तो था मैं जो नहीं चाहता था। अंत में सिद्धार्थ यही बात कर रहा है। 28 साल की जो मेहनत थी शुद्धोधन की, ऐसा लग रहा था कि ये 4 दृश्य उस 28 साल की अपब्रिंगिंग और मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ को उन्होंने रोका नहीं, कुछ भी हो जाएगा हम नहीं जाने देंगे तुमको, तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, तुम कोई सन्यासी नहीं बनोगे। बहुत दुहाइयां दी गई होंगी सिद्धार्थ को उनकी वाइफ से, उनके दूसरे रिलेटिव से, लव्ड वन से कि प्लीज़ आप सन्यास मत लो, आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आप हमारे बीच रहो। लेकिन सिद्धार्थ के मन में जो क्वेश्चंस उठ खड़े हुए थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन सिद्धार्थ के मन में जो हुआ था ना, वो यही हुआ था कि जब एक दिन हमको मरना ही है तो हम लाइफ को इतना रिजॉइस क्यों करते, और अगर हमें मरना है तो हमें लाइफ को किस तरह जीना चाहिए। तो ये सवाल सिद्धार्थ के मन में था, और सिद्धार्थ डिटरमाइंड थे कि वो सन्यासी बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए एक दिन चुपचाप सुबह 4 बजे के आसपास सिद्धार्थ उठते हैं और अपने चैरिटियर से कहते हैं कि प्लीज मुझे जंगलों में छोड़ आओ, मैं सन्यासी बनूंगा। क्योंकि सन्यासी वनों में ही रहते थे, मेडिटेशन करते थे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ये छोड़ के आते हैं तो सिद्धार्थ अपने पूरे जो उनके रॉयल अटायर था ना, उस रॉयल अटायर में जाते हैं। चन्ना उनको छोड़ते हैं, और जब चन्ना उनको छोड़ते हैं जंगल के पास में, तो अपने सारे रॉयल अटायर को उतार देते हैं और उसकी जगह गेरुए रंग का एक वस्त्र अपने बॉडी के अराउंड रैप कर लेते हैं। और यहीं से उनकी लाइफ शुरू हो जाती है, एक एसेटिक की लाइफ शुरू हो जाती है, एक सन्यासी का जीवन शुरू हो जाता है।
अब ये तो पता था कि सन्यासी बनना है, और ये भी पता था कि मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर्स मुझे ढूंढना है, लेकिन ये होगा कैसे ये नहीं पता था। मंजिल पता थी लेकिन रास्ता पता नहीं था। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो तो रास्ता मिल भी जाता है आपको। तो इसी प्रोसेस में उनको ये बात पता चली कि सन्यासी बनने के लिए आपको, या सुप्रीम नॉलेज हासिल करने के लिए, आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको पहले मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ मेडिटेशन सीखने के लिए जाते हैं एक टीचर के यहां पे। एक टीचर से मेडिटेशन सीखने जाते हैं जो सिद्धार्थ की लाइफ के पहले टीचर थे, उनकी एसेटिक लाइफ के पहले टीचर थे। और वो टीचर जो पहले टीचर थे, फर्स्ट टीचर, उनका नाम याद रख लेना, उनका नाम था अलारा कलामा। ये उनके पहले टीचर थे। अलारा कलामा ने सिद्धार्थ को मेडिटेशन सिखाया पहली बार। और मेडिटेशन सिखा के, अलारा कलामा का एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहाँ बहुत सारे लोग एजुकेशन लेते थे। ये एजुकेशन लेने वाले ज़्यादातर एसेटिक्स थे। सिद्धार्थ एक तो यंग थे, दूसरा सभी को पता था कि ये कौन है। सभी जानते थे कि ये कपिल वस्तु का राजकुमार है जो सब कुछ छोड़कर यहां पर एक सन्यासी बनने के लिए आया है। बहुत ही कम उम्र में, 28 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र एक सन्यासी बनने के लिए बहुत छोटी उम्र होती। तो सिद्धार्थ उनके पास आए, और जैसे कि मैंने कहा कि सिद्धार्थ एक माइन्यूट ऑब्जर्वर थे, सिद्धार्थ एक क्विक लर्नर थे। तो उस प्रोसेस में सिद्धार्थ ने बड़ी जल्दी उस मेडिटेशन के आर्ट को सीखा जो अलारा कलामा उनको सिखाना चाहते थे। अलारा कलामा, उनकी टीचर, भी बहुत इंप्रेस हुए उनसे कि ये लड़का बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और अलारा कलामा ने उनको कहा कि देखो ऐसा है सिद्धार्थ कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँगा, ये स्कूल की जिम्मेदारी, इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम संभाल सकते हो। तुमसे एबल कोई इंसान नहीं है, तुमसे ज़्यादा काबिल कोई इंसान नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मुझे कुछ बनना ही होता तो मैं तो राजा ही बन रहा था ना। तो मुझे कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बनना। मैंने आपसे मेडिटेशन सीख लिया, शायद इससे ज़्यादा आपके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास इससे ज़्यादा आपसे सीखने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा साथ यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसा कह के वो आगे निकल गए। तब सिद्धार्थ को अपना दूसरा टीचर मिलता है। अगेन एक फैक्ट है वो, उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनके सेकंड टीचर, उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। तो उनको उद्रक रामपुत्र मिलते जो उनके सेकंड टीचर थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिद्धार्थ को। लेकिन यहाँ पे भी वही कहानी दोहराई जाती है कि एक पॉइंट के बाद में सिद्धार्थ को लगता है कि अब और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे सीखने के लिए। और वो भी उनको यही ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे आश्रम के प्रोफेसर बन जाओ, हमारे आश्रम को संभाल लो हमारे बाद में। सिद्धार्थ बोलते हैं मैं प्रिंसिपल बनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे ढूंढने हैं, मुझे सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अब शायद वो यहां नहीं हो पाएगी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ को ऐसा पता चलता है कि सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करने के लिए, परम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कठोर तप करना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो सिद्धार्थ बहुत कठोर तपस्या करते हैं, इसको बोलते हैं हठ योग। आपने सुना होगा कभी ये वर्ड, हठ योग। सिद्धार्थ हठ योग करते हैं। हठ का मतलब होता है जिद। तो ये हठ योग करते हैं। उस हठ योग में क्या होता है कि सिद्धार्थ एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वस्त्र धारण नहीं करेंगे, मतलब कुछ अपने बॉडी को तकलीफ देनी थी, ऐसा योग करते हैं वो। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो वस्त्र धारण नहीं करेंगे, वो कपड़े नहीं पहनेंगे। और दूसरा, वो ये डिसाइड करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो दिन भर में सिर्फ एक फ्रूट खाएंगे, उससे ज्यादा वो खाएंगे भी नहीं। तो इस तरह का लाइफ वो जीना शुरू कर देते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं, न्यूड हो जाते हैं, और दिन भर में सिर्फ एक फ्रूट वो कंज्यूम करते थे। तो बहुत कठोर तपस्या करते हैं। एक लंबा वक्त बीतता है और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है
कि उनकी बोन्स विजिबल होने लगती है उनकी स्किन से, यानी कि जैसे कहते हैं ना हम सूख कर कांटा हो गया, तो वैसी कंडीशन हो जाती है और ये बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। तभी की बात थी, सुबह ये एक नदी में नहाने के लिए जाते हैं। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, 3-4 फुट का पानी रहा होगा उसके अंदर। उसके अंदर जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो नदी के हल्के बहाव को भी इनकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती है और ये स्लिप हो जाते हैं और 3-4 फुट के पानी में गिरकर इनके मरने वाली कंडीशन हो जाती है, इनके ड्राउन होने की कंडीशन हो जाती है, डूबने की कंडीशन हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जैसे तैसे वो अपनी बॉडी की पूरी ताकत लगा के, क्योंकि किनारा पास में ही था, तो वो क्रॉल करके आ जाते हैं, डूबने से वो बच जाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं अपने इस प्रैक्टिस को कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, कठोर तप, इतना कठोर तप कि मैं पानी के हल्के बहाव को भी नहीं से भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। इस तरह से अगर चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, और अगर मेरी डेथ ही हो गई तो मैं वो परम ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और उसी वक्त एक लड़की, आसपास का कोई गांव था, वहां पे एक लड़की आती। वो लड़की इस इंसान को देखती और वो लड़की इस इंसान को देखकर ये सोचती कि ये कौन है। एक तो वो कंप्लीटली न्यूड थे, दूसरा बहुत ही ज्यादा दुबले हो गए थे, उनकी रेब्स और उनकी बोन सारी विजिबल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप विजुअलाइज भी कर सकते। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर बहुत तेज था। सिद्धार्थ की एक खास बात थी कि सिद्धार्थ का जो फेस था ना, ये बिल्कुल ऑलिव कॉम्प्लेक्शन वाला फेस था और बहुत ग्लो था इनके चेहरे पे। तो लड़की को लगता है कि यार ये कोई कॉमन इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे लगता है या तो ये कोई भूत प्रेत है या फिर ये कोई देवता है, दोनों में से कुछ एक है ये। तो वो ये सोचती कि यार ये जो कुछ भी है मैं इसका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी, और वो तुरंत अपने घर जाती है। उसने खीर बनाई हुई थी, राइस पुडिंग्स, तो वो खीर लेके आती है, एक बाउल में खीर लेके आती है और इनको ऑफर करती है, इनको प्रणाम करती है और इनको खीर ऑफर करती है। वो जो लड़की थी, उस लड़की का नाम था सुजाता, द गर्ल हु ऑफर्ड हिम खीर। खीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस पुडिंग्स। तो उसका नाम था सुजाता। बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में मिलते हैं सारे के सारे नाम। तो जब ये, एक तो बहुत भूखे थे, कई महीनों से ये सिर्फ एक फल खा रहे थे, दूसरा अभी अभी उस अपनी इस प्रैक्टिस को ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि यार ये इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। और तभी वो लड़की इनके लिए खीर लेके आती है, इनको ऑफर करती है, तो ये उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उस खीर के साथ पूरा जस्टिस करते हैं, उसको पूरा खत्म कर देते हैं, पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको। और उसके बाद जब वो उठते हैं तो वो ये तय करते हैं कि वो इस प्रैक्टिस को बंद कर देंगे, उस प्रैक्टिस को वो बंद कर देंगे। और उसके बाद वो गांव गांव में जाके भिक्षाटन करते हैं, यानी कि भिक्षा मांगते हैं। यहीं पर एक छोटा सा इंसिडेंस होता है जो कि इनकी लाइफ, अगेन एक लाइफ में एक बहुत बदलाव लाता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि सिद्धार्थ एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर थे, तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का एक और एग्जाम्पल हमको यहां पे देखने को मिलता है। अब होता यह है, एक गांव में गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो वहां से भिक्षा वगैरह मांगते, उसी गांव में एक म्यूजिशियन आया हुआ था जो कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, जैसे वायलिन, एक तारा जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट था जो वो प्ले करता था। तो वो भी बैठा रहता है किसी जगह पर गांव में, उसी के पास में सिद्धार्थ भी पहुंच जाते। तो सिद्धार्थ देखते हैं कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को सही कर रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट ठीक से बज नहीं रहा था। तो वो देखते हैं कि पहले उसने इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ढीला किया और बजाने की कोशिश करी, तो उसमें से आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा टाइट करना शुरू किया, तो वो टूटने की कगार पे आ गया। तो फिर उसने उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा टाइट किया, फिर थोड़ा लूज किया, ऐसे करके एक बैलेंस बनाया स्ट्रिंग्स का। और उसके बाद जब उसने उसको बजाया तो उसमें से बहुत मधुर आवाज आई। सिद्धार्थ इस छोटी सी चीज को देखकर एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सिद्धार्थ बोलते हैं कि यार ये इंस्ट्रूमेंट की तरह ही तो मैं अभी तक लाइफ जी रहा था। वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत ढीला था, बहुत लग्जरी में रहता था, इसलिए मुझे सुप्रीम नॉलेज नहीं मिल सकता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को इतना टाइट कर दिया कि मैं टूटने की कगार पे आ गया।
जबकि मुझे उसके और इसके बीच में कहीं अपने आप को रखना है, तब शायद मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और उसी के बाद से सिद्धार्थ ने एक नए वे ऑफ लाइफ से आगे जीना शुरू किया, जिसको उस नए वे ऑफ लाइफ को कहते हैं मिडिल पाथ। बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने तय किया कि वो एक मिडिल पाथ एक्वायर करेंगे, न वो बहुत ज्यादा ढीले होंगे, न बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान होने देंगे। भिक्षा मांगेंगे, जितनी भूख है उतना खाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि उनका मन करे। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे अपने आप को। लेकिन इस तरह से सिद्धार्थ ने ग्रेजुअली अपने मेडिटेशन की लिमिट को, कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखते देखते सिद्धार्थ बहुत ऊंचे स्टेजेस पे पहुंच गए मेडिटेशन के। और फिर एक वो दिन आया, प्रेजेंट डे बिहार के गया नाम की जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो उस जगह पे पहुंचे। बड़ी सुंदर सी जगह थी, वहाँ एक नदी बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और एक मौसम भी बहुत अच्छा था। वो वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उनको अच्छा लगा सब कुछ, तो वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो इस बार ऐसा मेडिटेशन का ध्यान लगा उनका, एक ऐसा मेडिटेशन का ध्यान लगा जो कि 49 डेज तक लगातार वो मेडिटेशन करते रहे। और 49th डे उन्होंने मेडिटेशन की सारी स्टेजेस को पार करके सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान की प्राप्ति को कर लिया था। सुप्रीम नॉलेज उन्होंने हासिल किया था। अभी जो सुप्रीम नॉलेज इन्होंने हासिल किया था, इस सुप्रीम नॉलेज का मतलब क्या होता है, आखिर ये सुप्रीम नॉलेज है क्या? तो मैं आपको समझाता हूं कि सुप्रीम नॉलेज क्या होता है। देखिए, मेडिटेशन की स्टेज में, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग जितने भी लोग रहते हैं, वी आर ड्रिवन बाय आवर सेंसेस। हम लोग सभी लोग अपने सेंसेस के द्वारा ड्रिवन होते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा कोई ना कोई सेंस हमको ड्राइव कर रहा है। जैसे आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आप एनडीए की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने से क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें होगी। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने से आपकी इज्जत होगी समाज में, आपको एक बहुत अच्छा सिक्योर करियर मिल जाएगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए, या आपकी कोई इच्छा है या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करके आप फाइट वगैरह करना चाहते हो, एक्शन देखना चाहते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो डिज़ायर्स है आपकी, ये आपके सेंसेस से ही तो आ रही है। कि सम्मान की इच्छा, अच्छी सैलरी की इच्छा, इज्जत की इच्छा या एक्शन देखने की इच्छा, ये सब हमारी बॉडी चाहती है। ये सारी हमारी बॉडी के सेंसेस डिमांड करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम नॉलेज होता है, जिसको हासिल हो जाता है, वो अपने सेंसेस से ऊपर निकल जाता है। और वो कैसे निकलता है? जब इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेडिटेशन की प्रोसेस में एक जॉय फील होता है। एक ऐसा जॉय जो कि फिजिकल प्लेजर्स या वर्ल्डली प्लेजर्स से बहुत अलग होता है। अब क्या होता है कि जब ये जॉय इनको फील होता है तो जैसे जैसे के स्टेजेस में आगे बढ़ते थे, कई तरह के प्रलोभन इनको आते हैं और वो जॉय की तरफ आगे बढ़ते। अब लड़ाई थी, इनके दिमाग में कोई प्रलोभन आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, दूसरी तरफ मेडिटेशन का जॉय, और हर बार मेडिटेशन का जॉय जीत जाता था। ऐसे करते करते बहुत आगे की जब ये स्टेज तक पहुंचे तो विद इन हिज माइंड, उनके ही दिमाग में एक राक्षसनी आती है, एक डीमन आती है, जिसका नाम बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा हुआ है मारा। उस राक्षसनी का नाम होता है मारा। अब क्या होता है कि मारा जो होती है इनको डराती है। अब एक तरफ था मेडिटेशन का जॉय और दूसरी तरफ था मारा का डर कि मेडिटेशन को कंटिन्यू करें या मारा से डर के मेडिटेशन को तोड़ दे। तो ये अपने आप के ऊपर काबू करते हैं और वो जॉय इनको अब इतना सही लग रहा था मेडिटेशन का कि ये मारा के डर, मारा अपने भयंकर रूप दिखाती इनको, ये उससे भी ऊपर निकल जाते हैं। तो मारा का ये दाव खाली चला जाता है, लेकिन वो मानती नहीं है। और अब मारा भेजती अपनी बेटियों को, मारा की डॉटर्स को भेजती है। सब कुछ उनके माइंड में चल रहा था मेडिटेशन के प्रोसेस में। ये बेटियां जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर्स होती है। मारा जितनी खतरनाक थी, उसकी डॉटर्स उतनी ब्यूटीफुल होती हैं। और वो आके सिद्धार्थ को सिड्यूस करने की कोशिश करती।
अब एक तरफ सिडक्शन का जॉय था और दूसरी तरफ मेडिटेशन का जॉय था। अब एक बार फिर सिद्धार्थ के दिमाग में लड़ाई चल रही थी, सिडक्शन के सामने सरेंडर हो जाए या फिर मेडिटेशन के जॉय की तरफ आगे बढ़े। एक बार फिर सिद्धार्थ मेडिटेशन के जॉय की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो सिडक्शन को भी जीत जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े सेंस को वो जीत जाते हैं अपने। और अब फाइनल मारा आती है। फाइनली अब मारा देख लीजिए कि यार ये वाला दाव जो बिल्कुल कभी बेकार ही नहीं जाता था, उसको भी इसने पार कर लिया। तो इस बार मारा आती है वेपन्स लेके। मारा के बहुत सारे हाथ होते हैं और हर हाथ में अलग अलग वेपन होता है। और मारा सिद्धार्थ को कहती, डराती है सिद्धार्थ को। पहले तो उसने सिर्फ अपने भयंकर रूप से डराया था, अब वो उसको लाइफ के लिए थ्रेटन करती कि अगर तुमने ये मेडिटेशन बंद नहीं किया तो मैं तुमको मार डालूंगी, आई विल किल यू, मेरे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। अब सवाल था लाइफ एंड डेथ का, और दूसरी तरफ था मेडिटेशन का सुप्रीम जॉय अचीव करना। सिद्धार्थ सोचते हैं और वो तय करते हैं कि नहीं, देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम हियर, मैं यहां से आगे ही बढ़ूंगा, कम वॉट में, चाहे जो भी हो। और सिद्धार्थ वहां से आगे बढ़ते हैं। मारा इनको वार्न करती कि बस सिद्धार्थ बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूं। और मारा अपना भाला लेके या तीर लेके इनके ऊपर फेंकती है। जो भाला मारा इनके ऊपर फेंकती है वो इनके ऊपर फूल बन के लगता है, जो तीर मारा इनके ऊपर छोड़ती है वो इनके ऊपर फूल बन के लगता है, और मारा हार जाती है। मारा हार जाती है, हताश निराश मारा वहीं बैठ जाती है। और सिद्धार्थ उस सुप्रीम जॉय को फील कर लेते हैं। उस सुप्रीम जॉय को सिद्धार्थ अपने दिमाग में फील कर पाते हैं, फील कर लेते हैं, जो कि मेडिटेशन का हाईएस्ट स्टेज होता है। एक ऐसा जॉय जो किसी भी फिजिकल प्लेजर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मारा ये कहती है सिद्धार्थ को कि ठीक है सिद्धार्थ, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने परम ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सुप्रीम जॉय तुमने हासिल कर लिया, लेकिन ये मानेगा कौन? इस घने जंगल में जहां कोई भी इंसान नहीं है, वहां पर तुमने जॉय हासिल कर भी लिया, तो इसको मानेगा कौन? तो उसी वक्त सिद्धार्थ, जो मेडिटेशन के पोज में बैठे हुए थे, पद्मासन में बैठे हुए थे, सिद्धार्थ अपनी 2 उंगलियों से जमीन को स्पर्श करते, जमीन को टच करते हैं। और जैसे ही वो जमीन को टच करते हैं तो धरती हिल जाती है, वहां की धरती हिल जाती है। और सिद्धार्थ ये कहते हैं कि ये धरती इस बात की साक्षी है, इस बात की एविडेंट है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे जॉय प्राप्त हो गया है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये धरती इस बात की साक्षी है। ये बौद्ध धर्म में इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। लॉर्ड, अब बहुत सारे ऐसी इमेजेस आपको बुद्धिस्ट साइट पे मिलेगी जहां लॉर्ड बुद्ध बैठे हुए हैं और उन्होंने भूमि को स्पर्श किया हुआ है, इसे भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। तो ये भूमि स्पर्श के साथ ही जब जमीन हिलती, मारा का एंड हो जाता है। सिद्धार्थ ने सुप्रीम जॉय हासिल कर लिया था, एक ऐसा जॉय जो किसी भी फिजिकल प्लेजर से ज्यादा इंजॉयबल था। तो ये जो जैसे ही वो ये वाला स्टेट अचीव करते हैं, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, एक आनंद पूर्वक अवस्था वो अपने दिमाग में अचीव करते, तो जितने भी फिजिकल उनके नीड्स थे या फिजिकल प्लेजर्स की उनकी चाह थी, वो सब खत्म हो जाती। सीधी सी बात है कि अगर आप कोई बहुत ही टेस्टी फूड खा लो तो फिर नॉर्मल फूड आपको कहाँ अच्छा लगेगा, फिर आपको टेस्टी फूड ही अच्छा लगेगा। तो यही बात थी कि उन्होंने एक ऐसे प्लेजर को एक्सपीरियंस कर लिया था जो फिजिकल प्लेजर से बहुत ज्यादा अच्छा था। और जैसे ही आप अपने फिजिकल प्लेजर्स को पीछे छोड़ देते हो तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगती है कि दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूं वो सही है या वो गलत है, ये आपको दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल प्लेजर से ऊपर निकल गए। तो ये जो सुप्रीम नॉलेज हम कहते हैं ना कि बुद्ध ने अचीव किया था या महावीर ने अचीव किया था, ये सुप्रीम नॉलेज एक्चुअली आता है सुप्रीम जॉय एक्सपीरियंस करने के बाद। जैसे कोई अपने माइंड में मेडिटेशन का सुप्रीम जॉय एक्सपीरियंस करता है, वो फिजिकल प्लेजर से ऊपर निकल जाता है। और जब कोई इंसान फिजिकल प्लेजर से ऊपर निकल जाता है तो उसकी बॉडी उसको नहीं चलाती, वो अपने माइंड से चलता है, उसका माइंड उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। और जैसे ही आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपका हर एक्शन सही होने लगता है। और यही सिद्धार्थ के साथ हुआ था। आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाता है। यही स्टेट सुप्रीम नॉलेज की स्टेट थी। और सिद्धार्थ को जो बात समझ में आई, सिद्धार्थ का जो क्वेश्चन था
कि हमको जब एक दिन मरना ही है तो हम इतना जीते क्यों हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे ना सिद्धार्थ, तो इसका जवाब उनको मिलता है। इसका जवाब उनको ये मिलता है कि इंसान का जन्म हुआ है इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाने के लिए, जिसको वैदिक रिलीजन में मोक्ष भी कहा गया है। और वो कहते हैं कि अब ये जो जन्म मुझे मिला है, इस जन्म में मुझे अपने कर्म के बंधनों से अलग होकर जब मैं मरूंगा तो मुझे ऐसा मरना है कि नेवर टू टेक बर्थ अगेन, दोबारा कभी जन्म नहीं लेना है। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए ही हमारा जन्म होता है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अकॉर्डिंग टू द एसेटिक बिलीफ, कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जो कि उसको कर्म से दूर करते जाएं, वो ऐसे काम करने चाहिए जो उसको डिजायर्स से दूर करते जाएं, इच्छाओं से दूर करते जाएं। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपकी डेथ होगी, जब किसी की डेथ होगी, तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो हमेशा शांति में रहेगा। ये फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, ये फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से इनको सुप्रीम नॉलेज हासिल हो जाता है, और सुप्रीम नॉलेज हासिल होने के बाद में वो आगे बढ़ते हैं। वो निकलते हैं प्रेजेंट डे बिहार के गया से पश्चिम दिशा की तरफ, वेस्ट की तरफ, और जैसे ही वो वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो पहुंचते हैं प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर, यानी कि क्लोज, बनारस यानी कि काशी नाम की जगह, वहां पर वो पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंच के एक जगह पर उनको उनके कुछ पुराने डिसाइपल्स मिलते हैं, और उन पुराने डिसाइपल्स के साथ जब वो बात करते तो उनके पुराने डिसाइपल्स उनको पूछते हैं कि यार तुम तो घूम रहे थे ना नॉलेज के लिए, तुमको मिला कि नहीं मिला? तो वो बोलते हैं बिल्कुल मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो उनको यकीन नहीं होता है कि झूठ बोल रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है कि हाँ हो गई है मुझे प्राप्ति परम ज्ञान की। तो वो उससे डिबेट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा तो बताओ परम ज्ञान क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, तुम बताओ। तो इनका डिबेट धीरे धीरे डिस्कशन में बदल जाता है, और डिस्कशन धीरे धीरे सरमन्स में बदल जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, शुरुआत हुई थी इनकी डिबेट से कि वो लड़ रहे थे इनसे कि झूठ बोलते हो, बताओ क्या है सुप्रीम नॉलेज। धीरे धीरे सिद्धार्थ की बातों से इंप्रेस होके वो उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो डिबेट डिस्कशन में बदल जाता है। तो वो मतलब वो पूछने लगते कि अच्छा तो तुम ऐसा कह रहे हो, तो फिर इसका मतलब तो ये होता होगा। और फिर इसके जवाब देते देते एक पॉइंट ऐसा आता है कि सिद्धार्थ इतने पते की बातें इनको बता रहे थे कि सिर्फ सुनते हैं सिद्धार्थ की बात, और ये प्रवचन में तब्दील हो जाता है। तो शुरू हुआ था एक बहस के रूप में और खत्म हुआ एक प्रवचन के रूप में। और ये जो इनके 5 पुराने डिसाइपल्स थे, यही इनके पहले 5 शिष्य बनते हैं। यही पहले इनके क्या बनते हैं, 5 शिष्य। और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ की शुरुआत होती है। सिद्धार्थ ने कभी भी नहीं कहा था कि मैं कोई रिलीजन शुरू कर रहा हूं। सिद्धार्थ सिर्फ बताते थे, नहीं सिद्धार्थ किसी को बताने के लिए बोलते थे कि यार मुझे कुछ बोलना है, मुझे प्लेटफॉर्म दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं लोगों से। नहीं, ये सिर्फ मेडिटेशन करते थे, बार बार उस सुप्रीम जॉय को एक्सपीरियंस करते थे, और भिक्षा मांगते थे, भोजन करते थे। जी जहां पे भी जाते थे लोग इनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप महाराज हमको कुछ प्रवचन दीजिए, हमको जीवन का ज्ञान दीजिए। उस प्रोसेस में जो ये प्रवचन देते थे, जो सरमन्स डिलीवर करते थे, उपदेश देते थे, उन उपदेशों को सुन के लोग इनको फॉलो करना शुरू कर देते थे, इनकी बातें मानना शुरू कर देते थे, और इस तरह से इनके वे ऑफ लाइफ को फॉलो करने वालों का नंबर बढ़ता गया, और एक धर्म की शुरुआत हो गई इस तरह से। तो दिस वॉज द होल स्टोरी कि किस तरह से ये बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध की पूरी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी, समझ में आ गई होगी, आई होप कि ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब क्या होता है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये उपदेश क्या देते थे, आखिर इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। अब उसके ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल होता था, जो इनके 4 बेसिक प्रिंसिपल कहे गए हैं, वो है सॉरो इज एवरीवेयर, जिसको ये कहते थे पाली भाषा में, बौद्ध लिटरेचर्स में लिखा हुआ है सब्बम दुखम, इस दुनिया में सब दूर दुख ही दुख है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको कोई दुख ना हो। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, हर इंसान किसी न किसी बात से डिससेटिस्फाइड है। हमें लगता है कि यार हमारे साइड में हमारा जो दोस्त है या कोई और है वो तो बहुत खुश है, उसे लगता है कि आप खुश हो,
लेकिन आपका दुख आप ही जानते हो, उसका दुख वही जानता है। ये पहला पॉइंट है कि दुनिया में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। दूसरा पॉइंट, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। जो भी दुख आपको है उस दुख की वजह आपकी ही कोई इच्छा है, आपकी ही कोई डिजायर है, और आपकी डिजायर से ही आपका दुख होता है। आपने, जब मैंने बोला था ना कि हर इंसान को कुछ दुख होगा, आपने भी कुछ इमेजिन किया होगा कि हाँ यार मुझे भी ये दुख है। अब उसको रिलेट करो इससे कि उस दुख का कारण कोई ना कोई डिजायर ही निकलेगी आपकी। अगर वो डिजायर नहीं होती तो वो दुख भी नहीं होता। तीसरा पॉइंट, सॉरो कैन बी इरेडिकेटेड। इस दुख को दूर किया जा सकता है। तीसरा प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट, 8-fold पाथ इरेडिकेट सॉरो। एक ऐसा रास्ता जिसको कहते हैं अष्टांग मार्ग, उस मार्ग के ऊपर चल के दुख को दूर किया जा सकता है। अष्टांग मार्ग ये है, ये जो 8 पॉइंट्स हैं इन्हें अष्टांग मार्ग कहा जाता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि जो इन 8 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेगा उसे कभी दुख नहीं होगा, उसे कभी डिजायर नहीं होगी, और डिजायर नहीं होगी तो धीरे धीरे दुख भी उसको होना बंद हो जाएगा। राइट माइंडफुलनेस, सही सोच, राइट व्यू, सही विचार, राइट इंटेंशन, सही इरादा, राइट स्पीच, सही बोलना मतलब कि अच्छा बोलना, राइट एक्शन, सही कर्म, राइट एफर्ट, ये छुप गया यहां पे, राइट एफर्ट यानी कि सही प्रयास, राइट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सही मेडिटेशन या सही ध्यान। ये सारी चीजें जब होगी तो कभी भी दुख नहीं होगा। तो इस तरह से ये 8 पॉइंट्स बताते हैं जो कहते हैं कि दुख नहीं होगा। ये राइट लाइवलीहुड लिखा हुआ है यहां पे, आपको नोट्स में मिल जाएगा। राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से अपने जीविका का अर्जन करना, तो ये राइट लाइवलीहुड है। तो ये 8 पॉइंट्स जो है ना, ये आप ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे से याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चंस में आ सकता है कि इनमें से कौन सा 8-fold पाथ है या कौन सा 8-fold पाथ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 8-fold पाथ इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा 8-fold पाथ बता दिया आपको। सही विचार, सही सोच, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न करना, सही एफर्ट, सही प्रयास करना, और राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट मेडिटेशन, इसको राइट मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो ये 8 चीजें कोई अपने लाइफ में दुरुस्त रखेगा तो उसको डिजायर्स कम होगी। और इन्हें दुरुस्त कैसे रखा जा सकता है? तो इन्हें दुरुस्त रखा जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है दुरुस्त? मिडिल पाथ को फॉलो करते हुए। इन्हें मिडिल पाथ को फॉलो करके जो भी आप काम करोगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा। तो ये एक्शन आपकी, ये सारे 8-fold पाथ आपके फॉलो हो जाएंगे। तो इस तरह से सिद्धार्थ ने अपनी ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे और उसमें जो 8-fold पाथ था, दिस इज द 8-fold पाथ। अब हम आते हैं उनकी दूसरी टीचिंग्स पे, वो और क्या बता रहे थे और क्या समझा रहे थे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेदों को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद जो कहते हैं कि वो आर्य सत्य है, ये सही नहीं है। उसमें कोई बात ऐसी हो सकती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। एटलीस्ट जो लेटर वैदिक रिलीजन उन्होंने देखा था ना, उस लेटर वैदिक रिलीजन के अंदर जो बातें बताई जा रही थी उनसे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, और इसीलिए वो क्लेम कर रहे थे कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वेदों के हवाले से बातें की जा रही है, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी सही ही हो। रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि लोग इनसे बोलते थे ना कि अगर आप बोल रहे हो कि वेदों की बात सही नहीं है तो फिर हम यज्ञ हवन नहीं करेंगे तो गॉड तो नाराज हो जाएगा। तो उसके जवाब में वो ये कहते थे कि कोई नाराज नहीं होगा क्योंकि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर लोग पूछते थे अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो मरने के बाद सोल का क्या होता है, उसके साथ जो भी होना होता है वो कौन करता है? तो उसके जवाब में वो कहते थे कि सोल भी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, सोल भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक और बात इन्होंने बोली थी, रिजेक्शन ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम जो बर्थ बेस्ड हो गया था, उस बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट किया था। देखिए, जो दोनों बातें ना, ये बड़ी जबरदस्त बातें, क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जब इन बातों को समझा पढ़ा तो वेस्टर्न स्कॉलर्स बड़े हैरान हो गए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स का बेसिस ही गॉड होता है। वो रिलीजन्स गॉड के आसपास इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं।
लेकिन ईस्ट में, भारत में, उनको एक ऐसे एंशिएंट रिलीजन के बारे में पता चल रहा था जो गॉड के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देता है। तो उनके लिए, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी फिलॉसफी जो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही है, उसके इतने सारे फॉलोअर्स, वो एक रिलीजन दुनिया का बहुत बड़ा बन गया। कमाल है। तो ये वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात थी कि गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के बाद भी कोई एक बहुत बड़ा रिलीजन बन गया था। रिचुअलिज्म को इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई रिचुअल्स वगैरह जो है ना, ये बेकार है। देखो, जब गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो रिचुअल्स किसके लिए किए जाए? जब उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दिया तो रिचुअलिज्म को तो उन्हें डिनाई करना ही था। अगला पॉइंट था एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। रीबर्थ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, सोल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी पुनर्जन्म होता है। अभी कैसे हो सकता है? ये पुनर्जन्म क्यों हो सकता है? जब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, सोल भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में है। बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 लैंग्वेज में है। ज्यादातर बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में है और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर संस्कृत में है। बस इतना याद रख लेना, ठीक है? तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म्स। एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे थे जो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया ना, वो उसको 6th सेंचुरी बीसी में ही कंक्लूड कर चुके थे अलग वर्ड्स में। यहाँ पे पुनर्जन्म का मतलब है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, वो इस दुनिया से जब खत्म होता है तो वो खत्म नहीं होता, वो किसी और फॉर्म में बदल जाता है। वो किसी और फॉर्म में बदल जाता है। जैसे घास है, ग्रास है, उस ग्रास को किसी हिरण ने खाया। अब उस हिरण ने उस ग्रास को खाया तो उसकी ग्रास खत्म हो गई, लेकिन ग्रास के अंदर जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिएंट्स अब हिरण के अंदर आ गए। अब उस हिरण को किसी शेर ने खाया, अब वो हिरण खत्म हो गया, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स, वो एनर्जी जो थी, अब वो शेर के अंदर आ गई। उसी एनर्जी का यूज करके शेर ने प्रोक्रिएट किया, उसी प्रोक्रिएशन में एक शावक का जन्म हुआ। तो घास ने अपनी एनर्जी के फॉर्म को बदलते बदलते शेर के शावक तक पहुंच गई। तो ये भी एक तरह का पुनर्जन्म ही है। पुनर्जन्म मतलब सिर्फ वही पुनर्जन्म नहीं जो आपने बॉलीवुड में देखा था कि करण अर्जुन वापस आएंगे, सिर्फ वही पुनर्जन्म नहीं है। एक फॉर्म से बदल के दूसरे फॉर्म में आ जाना, ये भी तो एक पुनर्जन्म है। वो उसी तरह के पुनर्जन्म की बात कर रहे थे। खुद लॉर्ड बुद्ध को अपने 550 पुनर्जन्म याद आ गए थे। जब उनको सुप्रीम नॉलेज मिला था मेडिटेशन की स्टेजेस में, तो उनको अपने पिछले 550 जन्म याद आ गए थे कि मैं किन किन फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होके आज यहां तक पहुंचा हूं। जो कि जातक टेल्स में उनके 550 पुनर्जन्मों की एक एक जन्म की कहानी बताई गई है। वो बताते थे लोगों को कि मैं किसी जन्म में चींटी भी था, किसी जन्म में पौधा भी था, किसी जन्म में घोड़ा भी था, किसी जन्म में कुछ और भी था, और हर बार मैंने हर जन्म से कुछ आगे बढ़कर अगला जन्म लिया, और तब कहीं जाके 550 जन्मों बाद में एक राजकुमार बना, और मेरे पास वो कैपेबिलिटी आई, वो स्कोप आया कि मैं अब और आगे बढ़ के इस लाइफ और डेथ के साइकिल से निकल सकूं, और मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्ध जिसका मतलब होता है, बुद्ध जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है बुद्ध का मीनिंग? एनलाइटेंड वन। है ना? एनलाइटेंड वन जो होता है वो बुद्ध होता है, उसी को बुद्ध कहते हैं। इनका ओरिजिनल नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन कोई इनसे पूछता था कि आप कौन हो, तो ये अपना नाम बताते थे तथागत। ये अपना नाम बताते थे तथागत। ये अपना नाम तथागत बताते थे। सिद्धार्थ वगैरह नाम पीछे छोड़ चुके थे। सभी सन्यासी जो होते हैं ना, वो जब सन्यास ले लेते तो अपना ओरिजिनल नाम ड्रॉप कर देते हैं। बुद्ध इन्हें कहा जाता था, तो ही वॉज कॉल्ड, ये कहे जाते थे बुद्ध, और ये खुद का नाम इनका तथागत होता था और ओरिजिनल नाम इनका सिद्धार्थ था। तो ये पुनर्जन्म की बात हो गई। अब एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ मोक्ष, मोक्ष की थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसकी बात हम कर चुके हैं।
एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा को भी इन्होंने अपने उपदेशों में बढ़ावा दिया। हालांकि इनका रिलीजन या इनकी फिलॉसफी नॉन वायलेंस के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, लेकिन इनके उपदेशों में नॉन वायलेंस का जिक्र होता था। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म के हिसाब से ही आपका पुनर्जन्म होगा, ये इन्होंने कहा था। ये कहते थे कि जो आपके कर्म होते हैं ना, वो आपकी डिजायर्स को ट्रिगर करते हैं, और आपकी डिजायर्स ही आपकी अगले फॉर्म को ट्रिगर करती है, अगली लाइफ को ट्रिगर करती है। इसीलिए कर्म की थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। कर्म की थ्योरी को वैदिक रिलीजन में भी एक्सेप्ट किया गया है, कर्म की थ्योरी को बुद्धिज्म में भी एक्सेप्ट किया गया है, कर्म की थ्योरी को जैनिज्म में भी एक्सेप्ट किया गया है। ये कर्म एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा थ्योरी है जिसको भारत के सभी रिलीजन्स में, जो इंडिया में पैदा हुए ना जो रिलीजन्स, उन सभी रिलीजन्स में ये पॉइंट कॉमन है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। भारत के सारे रिलीजन्स, इंडिजिनस रिलीजन्स यही कहते हैं कि आपके कर्म के हिसाब से ही आपकी गति होगी। इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या कोई और रिलीजन जो भारत में पैदा हुआ, सभी इस बात पर एक मत हैं। तो ये सारी जो होती थी टीचिंग्स हुआ करती थी लॉर्ड बुद्ध की। अब हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड सक्सेस। बौद्ध धर्म को सक्सेस क्यों मिली, क्या वजह थी बुद्धिज्म की सक्सेस की? सबसे पहला पॉइंट, लिबरलिज्म। बौद्ध धर्म वर्ण सिस्टम को नहीं मानता था या उसमें फ्लेक्सिबल था। मेन विमेन के बीच में इसने डिफरेंस नहीं किया, विमेन भी मॉन्क्स बन सकती थी, मेन भी मॉन्क्स बन सकते थे। तो एक लिबरलिज्म था इसके अंदर। तो ये लिबरलिज्म हमेशा लोगों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बुद्धिज्म की सक्सेस के पीछे एक इंपॉर्टेंट वजह बना। दूसरा, इकोनॉमिकली अनबर्डनसम, क्योंकि इसमें गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और जब रिचुअल्स ही नहीं होंगे तो पैसा तो लग ही नहीं रहा, उस रिलीजन को फॉलो करने में आपकी जेब से कुछ भी नहीं लग रहा। तो इकोनॉमिकली अनबर्डनसम, लोगों को ये बात भी बहुत पसंद आती है। जब पैसे नहीं लगते उनके, तो उनको ये बात हमेशा अच्छी लगती, वो प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने उस रिलीजन को फॉलो किया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉयल पैटर्नेज। रॉयल पैटर्नेज मतलब कि शाही प्रशय, यानी कि बहुत सारे ऐसे राजा रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म को पैटर्नेज दिया, क्योंकि राजाओं के लिए भी अच्छा था। भाई वैदिक रिलीजन में तो अगर कॉन्क्वेस्ट करना है तो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, कोरोनेशन में वाजपेयी यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन एक बुद्धिस्ट राजा को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो उसका भी पैसा बच रहा था। तो बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रशय दिया, उसको आगे बढ़ने में मदद करी। तो ये राजाओं, कई राजा ऐसे हुए थे जिनकी मदद से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। और सिर्फ बुद्धिस्ट राजा ही नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले भारत में बहुत लोग हो गए थे, तो कई ऐसे राजा भी देखने को मिलते हैं जो खुद बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा। इसके बाद यूज ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में इन्होंने बहुत सारी प्रीचिंग करी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, लेकिन अगर वो जर्मन में पढ़ाना शुरू कर दे तो आप समझ नहीं पाओगे, और एक एवरेज टीचर भी आपकी लैंग्वेज में समझाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वही पॉइंट था। जो कुछ भी बुद्ध ने प्रीच किया वो पाली में प्रीच किया। पाली आम लोगों की बोली थी, और वो उन तक बात बहुत अच्छे से डिलीवर हुई, बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे हुआ बुद्ध का, जो कि उनकी इस रिलीजन की सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो था प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा प्लीजिंग थी। लॉर्ड बुद्ध की पर्सनालिटी इसीलिए बहुत, देखो इसीलिए क्यों प्लीजिंग थी, वो तो उनके जेनेटिक्स थे कि वो प्लीजिंग पर्सनालिटी थी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी की वजह से बहुत लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। जैसे कि मैंने बताया भी था कि जब वो खाना पीना छोड़ चुके थे उसके बाद भी उनके चेहरे पे बहुत तेज था। बुद्ध का कॉम्प्लेक्शन मैंने आपको बताया कि चमकता दमकता हुआ उनका कॉम्प्लेक्शन था, बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी और बहुत सुंदर वो दिखाई देते थे। उनकी बात भी बहुत इम्पैक्टफुल होती थी, बोली भी उनकी बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऐसा था कि लोग इनकी तरफ स्वतः ही आकर्षित हो जाते थे, अपने आप ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये जो बात है, ये बात
बताती है कि बौद्ध धर्म की ये सारी बातें मिलकर बताती है कि बुद्धिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था। अब अगला पॉइंट आता है बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स। देखो बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर हो गया और मैंने जैसे कि बोला कि बहुत सारे रूलर्स ने उसको पैटर्नेज भी दिया था, तो उस प्रोसेस में बहुत सारी काउंसिल्स होती है बुद्धिज्म की जो राजाओं ने ऑर्गेनाइज कराई थी, जिससे बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अपन याद कर लेते हैं उसको। सबसे पहली काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, दूसरी काउंसिल हुई थी 383 बीसी में, तीसरी काउंसिल हुई थी 250 बीसी में, और चौथी काउंसिल हुई थी 78 एडी में। तो ये तो हो गए ईयर्स, इजीली याद हो जाएंगे। 483, फिर उसके 100 साल बाद, फिर लगभग 100 साल बाद, और फिर बहुत सारे साल बाद, काउंट कर लेना। 483 बीसी में जो काउंसिल हुई थी वो कौन से राजा ने करवाई थी, तो उस राजा का नाम आप याद कर लेना, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। अजात शत्रु। अजात शत्रु जो मगध का एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर था, उसने ये पहली काउंसिल करवाई थी। दूसरी काउंसिल जिस राजा ने करवाई थी वो भी मगध का ही एक बड़ा रूलर था, जिसका नाम था काल अशोक। तीसरी काउंसिल 250 बीसी में हुई थी। ये काउंसिल करवाने वाला सम्राट अशोक थे, एम्परर अशोक, जो खुद भी बुद्धिस्ट हो गए थे, और इन्होंने बुद्धिज्म के विस्तार में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। अभी भी हम देखेंगे और आगे भी इस बारे में बात करेंगे। 78 एडी में हमने बात करी थी, हम देखेंगे कि कनिष्क वो रूलर थे जिन्होंने 78 एडी में बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। तो ये जो सारी काउंसिल्स थी, ये सारी काउंसिल्स होती है इन वक्त पे इन रूलर्स के द्वारा। अब ये काउंसिल्स, अगली चीज आपको याद रखना है कि कहां हुई थी। तो सबसे पहले अजात शत्रु की काउंसिल देखते हैं कि इनकी काउंसिल कहां हुई थी। तो भैया अजात शत्रु की काउंसिल हुई थी राजगृह में। राजगृह जो मगध की पुरानी कैपिटल हुआ करती थी, बाद में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र हो गई थी, जो आज बिहार का पटना वाला इलाका है। लेकिन उससे पहले राजगृह नाम की राजधानी हुआ करती थी अजात शत्रु की। दूसरा, काल अशोक। काल अशोक ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो वैशाली में हुई थी। वैशाली कहां है? वैशाली भी नॉर्थ बिहार में है। ये भी बिहार के नॉर्दर्न इलाकों में एक मेजर टाउन हुआ करता था एंशिएंट टाइम्स में। वहां पे कालाशोक ने करवाई थी इस काउंसिल को। मैं बताता हूं आपको एडीबीसी, 2 मिनट रुको, बताता हूं। एम्परर अशोक ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो अपनी कैपिटल में करवाई थी, और तब तक कैपिटल हो गई थी इनके एम्पायर की पाटलिपुत्र। और कनिष्क ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। कश्मीर तो बहुत बड़ा है, तो ये हुई थी कुंडलवन। कश्मीर। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, कब हुई थी, किसने करवाई थी, और ये जो हुआ था ये कौन कौन सी जगहों पर हुआ था। तो ये अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर जो कुछ डिसीजंस निकले थे, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक थर्ड और एक फोर्थ। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें बुद्धिज्म को दुनिया के दूसरे इलाकों में फैलाने की बात हुई थी। तो एक्सपेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर बौद्ध धर्म को फैलाया गया था। और ये जो चौथी काउंसिल हुई थी इसमें 2 चीजें हुई थी। एक तो बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया था हीनयान और महायान में, जो आगे हम बात करेंगे, और दूसरा एक्सपेंशन इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया मतलब तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान, ये सारी कंट्रीज ईस्ट एशिया होती। श्रीलंका
बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया है। तो उधर बुद्धिज्म फैला अशोक के टाइम पे, और प्रेजेंट डे चाइना के इलाके में बुद्धिज्म फैला कनिष्क के वक्त में। तो इस तरह से बुद्धिस्ट काउंसिल अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह अलग अलग रूलर्स के द्वारा करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म के लिटरेचर्स की। कौन कौन से मेजर लिटरेचर्स हैं बुद्धिज्म के और क्या क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। तो सारे मेजर लिटरेचर्स बुद्धिज्म के बारे में हम बात करते हैं। देखो कोई भी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको 78 एडी, वो बिल्कुल आप मेक श्योर कि वो सही ही होगा। तो हो सकता है किसी बुक में मिस प्रिंट हो गया हो या गलत दिया हो, तो 98 एडी नहीं है, 78 एडी ही है। अब बात करते हैं बुद्धिज्म के लिटरेचर्स के बारे में। तो सबसे पहला लिटरेचर हम बात करेंगे जिसको कहते हैं जातक टेल्स। जातक टेल्स, जातक टेल्स क्या है? स्टोरीज ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ, उनके पिछले जन्मों की कहानी जो है उसे जातक टेल्स कहा जाता है। जातक का मतलब ही होता है ना जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाले की कहानी, यानी कि कई जन्मों की कहानी गौतम बुद्ध की, जो कि अभी हमने बात करी थी कि उनको याद आ गए थे उनके 550 जन्म। दूसरा, इनकी जो लिटरेचर, इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, उनको बोलते हैं त्रिपीटक। त्रिपीटक में 3 लिटरेचर्स आते हैं। सबसे पहला लिटरेचर आता है अभिधम्म। ये जो धम्म है ना, ये संस्कृत का धर्म है, ये धर्म है, ये पाली में धम्म हो जाता है। तो अभिधर्म लिटरेचर, अभिधर्म पीटक। दूसरा आता है सूत्र पीटक, और चौथा आता है विनय पीटक। जो अभिधर्म पीटक था, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है धर्म, ये जो धर्म था यहां पे, इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स किया गया था। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमको वो है रिलीजियस एनालिसिस। सूत्र पीटक में लॉर्ड बुद्ध अपने उपदेशों के दौरान बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक्य बोलते थे, वन लाइनर्स जिनको हम बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स इनके होते थे। तो इनके कोट्स जो होते थे, बहुत सारे वन लाइनर्स, इनके कोटेशंस जो होते थे, उसको कंपाइल किया गया सूत्र पीटक में, और विनय पीटक में बताया गया है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स। जो एक मॉन्क रहेगा, जो सुप्रीम नॉलेज हासिल करना चाहता है, वो मॉन्क कैसे रहेगा, क्या वो करेगा, कितनी बजे उठेगा, उठने के बाद क्या करेगा, खाना खाएगा, कैसा खाना खाएगा, कितना खाना खाएगा, ये सारी की सारी जो चीजें होती है, ये विनय पीटक के अंदर बताई गई है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है मिलिंद पन्हो। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिनांडर एक ग्रीक राजा था। वो ग्रीक राजा कॉन्क्वेस्ट भारत में रूल करता था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। बाद में वो एक नागसेन नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क को मिला, और उस मॉन्क से मिलने के बाद में नागसेन के इन्फ्लुएंस में वो बुद्धिस्ट भी हो गया, और अपने वायलेंस को भी उसने छोड़ दिया। तो वो जो उसके और नागसेन के बीच में जो डायलॉग हुआ था, जो डिस्कशन हुआ था, वो लिटरेचर मिलिंद पन्हो, जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, इसके नाम से है। इसके अलावा दीपवांश एंड महावंश, ये हैं श्रीलंकन लिटरेचर्स।
ये जो दीपवंश और महावंश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बुद्धिज्म की और लॉर्ड बुद्ध की लाइफ का। श्रीलंका के ऐतिहासिक लिटरेचर है। जो दर्जा हमारे यहाँ रामायण और महाभारत को हासिल है, श्रीलंका के अंदर दीपवंश और महावंश को वही दर्जा हासिल है। और उसके साथ ही अगले लिटरेचर है अशोक अवदान एंड दिव्यावदान। ये दोनों लिटरेचर जो हैं ये तिब्बत के बुद्धिस्ट लिटरेचर है, क्योंकि तिब्बत में भी बुद्धिज्म फैला था। टाइबेटियन लिटरेचर्स, तो तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म फैला था वहां पे भी कुछ लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ। अशोकावदान नाम से समझ में आ रहा है एम्परर अशोक के बारे में बताए गए लिटरेचर थे, और दिव्यावदान उसी का एक हिस्सा था। इनसे भी हमको बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हो रही है। तो ये वो सारे मेजर बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं। जो कुछ भी हमने बात करी ना आज अभी तक इस चैप्टर के अंदर कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये फिलॉसफी है, वो टीचिंग है, ये प्रिंसिपल है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको इन लिटरेचर्स के एनालिसिस और इन लिटरेचर्स के स्टडी से पता चलती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता दिया। बुद्धिज्म की जो कुछ एक दो बचे हुए एस्पेक्ट है वो हम इस साल तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अब अगले साल ही हम उनको डिस्कस कर पाएंगे। बहुत टाइम लग जाएगा, अब हमको अगले क्लास में 1 साल का पूरा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद हम मिलेंगे, लेकिन वक्त ऐसा है कि साल बदल जाएगा। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।